अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपनी ट्रेनिंग की तीसरे पार्ट में आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। हज़रत इमाम अली कहा करते थे, मुश्किल तरीन काम बेहतरीन लोगों के हिस्से में आते हैं। ध्यान से मेरी बात को समझिए। मुश्किल तरीन काम बेहतरीन लोगों के हिस्से में आते हैं क्योंकि वो उसे हल करने की सलाहियत रखते हैं। जी हाँ, वो उसे हल करने की सलाहियत रखते हैं। ये हज़रत इमाम अली कहा करते थे। तो अगर आपके हिस्से में अगर मुश्किल काम आया है तो ये आप जान लीजिए कि आप इसको हल कर सकते हो। यू आर केपेबल ऑफ सॉल्विंग इट। इस कोट के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो एज एन एनर्जिक डिस्ट्रीब्यूटर यू आर इन दिस बिजनेस फॉर योर सेल्फ बट नॉट बाय योर सेल्फ। क्या मतलब है इसका? कि आपने कभी सोचा था कि आप बड़े होकर के एनर्जिक का डिस्ट्रीब्यूटर बनोगे, आप कैंगन बिजनेस करोगे? आई एम श्योर नॉट। किसी ने नहीं सोचा था हमें से। कोई ना कोई आपको यहाँ पे ले करके आया, कोई आपका दोस्त, रिश्तेदार, कोई आपका शुभचिंतक, जिसने आपको इसके बारे में बताया, डेमो दिखाया, समझाया और आप जुड़े हमारे साथ, इस बिज़नेस में जुड़े। तो ध्यान रखिए कि ये बिज़नेस में आप आए ज़रूर हो, लेकिन आप खुद से नहीं आए हो, आपको कोई ना कोई ले करके आया है। लेकिन इसमें आगे बढ़ने की जिम्मेदारी, इसमें कामयाब होने की जिम्मेदारी वो आपकी है। तो वो मोमेंटम बिल्डअप करना, वो टीम डेवलप करना, ये आपको ही करना पड़ेगा। जी हाँ, जहाँ तक रहा आपके अपलाइन का सवाल, तो आपको हेल्प करेंगे। आपकी जो टीम ऑफ अपलाइंस है वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे, हर मोड़ पर हेल्प करेंगे। लेकिन कदम आपको बढ़ाना पड़ेगा, शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे। तो व्हाट बिजनेस आर वी एक्चुअली इन? हम किस बिजनेस में हैं? आप सही से समझ पा रहे हैं इस बिजनेस को? मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि अब आप की 2-3 लोगों की, 4 लोगों की टीम भी हो चुकी है। आप सीरियस हो बिजनेस को करने को लेकर के, आप काफ़ी एक्टिव हो चुके हो। तो थोड़ा सा फिर से मैं एक रिकैप करता हूँ कि ये बिजनेस जो है, इट्स अ डायरेक्ट सेल्स, डायरेक्ट मार्केटिंग का बिजनेस। ठीक है, ये डायरेक्ट मार्केटिंग का बिजनेस है। वी आर इनटू हाई टेक्नोलॉजी वाटर इक्विपमेंट इंडस्ट्री। आप समझिए, हम कोई प्योरीफायर या आरओ नहीं बेच रहे हैं, हम कोई छोटा मोटा पानी का मशीन नहीं बेच रहे हैं। वी आर इन हाई टेक्नोलॉजी वाटर इक्विपमेंट इंडस्ट्री। वी आर इन मिशन ऑफ इंट्रोड्यूसिंग कैंगन वाटर टू द वर्ल्ड। हम पूरी दुनिया में इस कैंगन वाटर को फैलाना चाहते हैं, हर घर तक पहुंचाना चाहते हैं, इसके फायदे हर घरों तक पहुंचाना चाहते हैं। वी आर इन द बिजनेस ऑफ पीपल, वी आर इन पीपल बिजनेस। जी हाँ, आई एम रिपीटिंग, वी आर इन पीपल बिजनेस। यहाँ पे लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं। वी आर इन द बिजनेस ऑफ नेटवर्किंग। एक इंसान दूसरे इंसान की हेल्प करता है, हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एज अ टीम काम करते हैं। तो वी आर इन पीपल बिजनेस। लेकिन गौर दीजिए इस चीज़ पे कि किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने अपने पिछले वाले ट्रेनिंग में भी मैंने कहा था कि प्लीज़ लर्न अबाउट द बिजनेस, लर्न अबाउट द कंपनी, लर्न अबाउट द प्रोडक्ट। तो बिजनेस के बारे अच्छी तरह से सीखिए, समझिए, जानिए। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को फाइन ट्यून कीजिए। जैसे कि मैंने बताया कि इट्स अ पीपल बिजनेस, तो आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़ने वाले हैं काम करने के लिए। वो लोग अलग अलग बैकग्राउंड के होंगे, अलग अलग फील्ड के होंगे, अलग अलग एक्सपीरियंस के होंगे, अलग अलग क्वालिफिकेशन के होंगे। आपको हर तरह के लोग मिलेंगे और आपको उन सबको मैनेज करना है। आपको पीपल स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, आपको कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना पड़ेगा। और कम्युनिकेशन स्किल ऐसी चीज़ है कि आप चाहे जॉब में हो या बिजनेस में हो, वो हर जगह आपको काम आएगी। अगर आप एक सेल्समैन हो तो आप चाहते हो कि आप जो समझा रहे हो अपने कस्टमर्स को, वो बात उन तक पहुंच पाए, वो सही तरीके से वो बात कन्वे हो पाए। तो अगेन यू नीड कम्युनिकेशन स्किल। आप एक लीडरशिप रोल में भी अगर आते हो तो यू विल हैव पीपल अंडर यू, आपके अंदर में टीम होगी, लोग होंगे जो आपके साथ मिलकर काम करेंगे। तो अगेन यू हैव टू शो दैट लीडरशिप क्वालिटीज। तो वहाँ पे भी आपको कम्युनिकेशन स्किल दिखाना पड़ेगा। उनको मैनेज करना, उनको मोटिवेट करना, उनको एनकरेज करना, उनको अपलिफ्ट करना, ये करना पड़ेगा। तो अगेन कम्युनिकेशन स्किल आपके काम आएगी। तो आपको कम्युनिकेशन स्किल, पब्लिक स्पीकिंग आपको इम्प्रूव करनी पड़ेगी, इस पर आपको काम करना पड़ेगा। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। हम वॉरेन बफे का नाम जानते हैं, इज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। बहुत बड़े व्यक्ति हैं। मैं कहीं पढ़ रहा था उनके बारे में, तो उन्होंने लिखा था कि उन्होंने जितने भी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं अपने बिजनेस में, और आज जो कुछ भी उनका नेटवर्थ है, एक $100 का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था खुद के ऊपर में।
हालांकि उससे भी ज़्यादा भी किया है, लेकिन एक $100 का इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने खुद पे किया था, उन्होंने उसकी ज़िंदगी बदल दी। उस $100 के इन्वेस्टमेंट ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। वॉरेन बफे बिल्कुल शाई थे, इंट्रोवर्ट थे, बात नहीं कर पाते थे किसी से भी, बहुत घबराते थे। वो कहते हैं कि वो अपना नाम भी किसी को बताने में डरते थे, मतलब ऐसी हालत थी उनकी। वो कहते हैं कि 20 साल तक तो किसी से बात ही नहीं कर पाते थे। वो जब कॉलेज भी गए तो उन्होंने ऐसे सब्जेक्ट्स लिए जहाँ पे उनको क्लास में सबके सामने में बोलने की ज़रूरत ना पड़े। वो ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स सिलेक्ट करते थे, और अगर किसी भी सब्जेक्ट में उनको बोलने को कहा जाता था तो वो बिल्कुल मिजरेबली फेल होते थे, वो बोल नहीं पाते थे। फिर एक बार क्या होता है, वो अखबार में, चूँकि वो खुद अखबार बांटा करते थे पार्ट टाइम में, तो एक बार एक अखबार में एक लीफलेट उनको मिला जिसमें डेल कार्नेगी पब्लिक स्पीकिंग कोर्स का इश्तेहार था, उसमें एडवर्टाइजमेंट था। तो उन्होंने उसे देखा और उन्होंने कहा यार ये तो मेरे काम की चीज़ है, और चूँकि मैं बात नहीं कर पाता हूँ लोगों से, तो मुझे बिल्कुल ही इसको करना चाहिए, इस कोर्स को करना चाहिए। और वो जो है उस इंस्टीट्यूट में जाते हैं, और जाने के बाद $100 का फ़ीस होता है उस कोर्स का, तो वो एक $100 का चेक देते हैं और फिर वो घर चले आते हैं। अब घर आने के बाद वो फिर इतना नर्वस हो जाते हैं, वो इतना घबरा जाते हैं कि वो सोचते हैं यार मैं कैसे करूँगा, वहाँ जाऊँगा तो मुझे फिर बोलना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी। तो वो क्या करते हैं, वो बैंक में स्टॉप पेमेंट का रिक्वेस्ट दे करके वो जो चेक $100 का उन्होंने दिया था फीस के रूप में, उसे वो स्टॉप करवा देते हैं। अब उनकी पढ़ाई खत्म हो जाती है, फिर वो जॉब में लग जाते हैं, तो उन्हें सेल्समैन का जॉब मिलता है, वो भी सिक्योरिटीज़ का। अब सेल्समैन का जॉब अगेन, आपको लोगों से बात करनी है, आपको लोगों को कन्विंस करना है, लोगों को समझाना है। तो फिर फंस गए आकर के वो। अब उनको दिक्कतें आने लगी, लोगों से बात नहीं कर पा रहे थे, वो समझा नहीं पा रहे थे, वो ही वॉज अनेबल टू परफॉर्म। तो और इत्तेफाक से फिर से उन्हें वही डेल कार्नेगी पब्लिक स्पीकिंग कोर्स का इश्तेहार उन्हें फिर से दिखा। तो इस बार उन्होंने ठाना कि मैं ये कोर्स डेफिनेटली करके रहूँगा, और वो जो है इंस्टीट्यूट में जाते हैं, और इस बार वो $100 कैश दे करके आते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो चेक देंगे तो शायद दोबारा स्टॉप पेमेंट करा दें। तो वो बाकायदा $100 का वो कैश दे करके आते हैं, और वो पूरा कोर्स जो भी 8-10 हफ्ते का कोर्स था, वो कोर्स उन्होंने कंप्लीट किया। और आज हमें जानते हैं कि उन्होंने मजाक से वो कहते भी कि आज मुझे आप रोक के दिखा दो, मैं इतना बात करता हूँ। तो वो बहुत इम्प्रूव किए पब्लिक स्पीकिंग में, उन्होंने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप किए बिकॉज ऑफ दैट कोर्स। और वो कहते हैं कि आज भी उनके दफ्तर में, उनके ऑफिस में दीवारों पे लोग सर्टिफिकेट्स, डिग्रीज हैंग करके रखते हैं। वो कहते हैं मेरे पास कोई भी ग्रेजुएशन या डिप्लोमा का डिग्री मैंने नहीं लगा रखा दीवारों पे, लेकिन मेरे पास आज भी वो डेल कार्नेगी पब्लिक स्पीकिंग कोर्स का जो मैंने कोर्स किया था, उसकी डिग्री, उसकी सर्टिफिकेट आज भी मेरे दफ्तर की दीवार पे टंगी हुई है। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि यू हैव टू फाइन ट्यून योर कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आपको बहुत आगे बढ़ना है लाइफ में। तो सेल योरसेल्फ ऑन दिस बिजनेस, कंप्लीटली अपने आप को सेल ऑफ करना है इस बिजनेस में, तभी जा करके आप कामयाब हो सकते हो। आप पार्ट टाइम तो कर सकते हो इस काम को, लेकिन आप सम टाइम नहीं कर सकते हो, आप आधे दिल से काम नहीं कर सकते हो। आपको पूरी तरह से इसके अंदर में घुसना पड़ेगा। ठीक है, अभी अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो यू कांट बी अ मुस्लिम ऑन अ फ्राइडे, यू जस्ट कांट बी मुस्लिम ऑन अ फ्राइडे। सिर्फ आप फ्राइडे को नमाज पढ़ के मुस्लिम हो नहीं सकते हो। अगर आप हिंदू हो तो आप सिर्फ मंगलवार शनिवार को मंदिर जाकर के हिंदू नहीं हो सकते हो। आप सिर्फ संडे को जाकर के कैथलिक नहीं हो सकते हो। मुस्लिम इज अ फुल टाइम मुस्लिम, हिंदू इज अ फुल टाइम हिंदू, कैथलिक इज अ फुल टाइम कैथलिक, सिख इज अ फुल टाइम सिख। तो आधे दिल से कुछ नहीं हो सकते हो। आप जो भी होते हो आप फुल होते हो, तो यू हैव टू बी कंप्लीटली इन दिस बिजनेस, यू कांट बी अ हाफ हार्टेड बिजनेसमैन। टीच योर ऑर्गेनाइजेशन अबाउट द बिजनेस, अपने ऑर्गेनाइजेशन को बिजनेस के बारे में बताइए, आपकी टीम को बताइए कि इसमें पोटेंशियल क्या है, कितना ग्रोथ है, ठीक है, कितना आगे आप जा सकते हो। तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आपको टीच करना है। इट्स अ डुप्लीकेटेबल बिजनेस, मैंने पहले भी आपको बताया है कि इट्स अ डुप्लीकेटेबल बिजनेस। तो आपको सिखाना है अपने डाउनलाइन को, अपनी टीम को। आगे चलते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि इट्स अ डायरेक्ट सेल्स प्रोग्राम। यस, इट्स अ डायरेक्ट सेल्स प्रोग्राम। अब डायरेक्ट सेल्स प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप इनकम बिना टीम बनाए भी कर सकते हो। जी हाँ, बिना रिक्रूट किए हुए भी किसी को अपने अंडर में आप इनकम बना सकते हो, आप पैसे बना सकते हो। बहुत सारी और भी जो एमएलएम कंपनीज होती हैं, वहाँ पे क्या होता है, वो आपको मैंडेटरी है कि आपके नीचे आपको दो, उनके नीचे दो, उनके नीचे तो करना ही पड़ेगा, वरना आप नहीं कमा सकते हो पैसा। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप चाहो तो आप किसी को भी अपने अंदर में रिक्रूट मत करो, आप सिर्फ डायरेक्ट सेल्स करते रहो, आपके लेवल अप होते रहेंगे, आप पैसे कमाओगे। तो यू कैन अर्न इनकम विदाउट इवन रिक्रूटिंग। आपको एमएलएम एक्सप्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर लोग बिदकते हैं इस वर्ड से, चेन सिस्टम है, बहुत सारे इसके नेगेटिव कनोटेशंस हैं, उससे अगर बिदकते हैं तो आप मत यूज़ कीजिए उस वर्ड्स को। आप एक्सप्लेन नहीं भी करें तो कोई ज़रूरत नहीं है।
कोई डिस्ट्रीब्यूटर फ़ी नहीं है इसमें, कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं होता है, कोई रिन्यूअल फ़ी नहीं होता है, कोई ऑटो शिप्स नहीं है। और भी मैंने MLM कंपनीज देखी हैं, वहाँ पे ऑटो शिपमेंट्स होती हैं प्रोडक्ट्स की। लोडिंग करते हैं वो लोग कि नहीं आपको प्रोडक्ट लेना पड़ेगा हर महीने इतने की, सैम्पल्स काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। लेकिन अगर आप बिल्ट बनाते हो, अगर अपनी टीम को आप खड़ा करते हो, टीम बनाते हो, तो आप उसका लिवरेज इनकम का फ़ायदा उठा सकते हो और वो बहुत ह्यूज इनकम देता है आपको। तो मैं आपको समझाऊंगा ये जो लिवरेज इनकम है ये, और ये जो MLM का जो कंसेप्ट है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा जिसे हम कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं आज आपसे पूछूं कि मैं आपको आज दो ऑप्शन देना चाहता हूँ। एक ऑप्शन है जहाँ पे मैं आपको कहूँ कि आज मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा, आप ये 10 लाख रुपए रख लो, या फिर मैं आपको 1 रुपया दूंगा और वो 1 रुपया आने वाले 31 दिन तक रोज डबल होगा। यानी कि अगर मैंने आपको आज 1 रुपया दिया है तो कल वो 2 रुपया हो जाएगा, परसों 4 रुपये, फिर 8 रुपये, फिर 16 रुपये, फिर 32 रुपये, फिर 64, फिर 128, है ना, फिर 256, फिर 512, इस तरह वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो एक ये ऑप्शन हो गया। और ये तो जैसे मैंने बताया कि 10 लाख रुपया, आप क्या लेना पसंद करोगे, अभी के अभी 10 लाख रुपए, या अभी के अभी 1 रुपये, और वो 1 रुपया आने वाले 31 दिन तक डबल होंगे, क्या लेना पसंद करोगे आप? अब मैक्सिमम लोग जिन्हें नहीं पता होता है वो थोड़ा बहुत सोचते हैं और फिर कहते हैं यार 1 रुपया 31 दिन में भी कितना बढ़ जाएगा, तो यार ये 10 लाख रुपए बेटर है यार, ये ज़्यादा साउंड कर रहा है, 10 लाख रुपए एक बार मुझे मिल जाएंगे, मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि होता क्या है। वो 1 रुपया 31 दिन में 107 करोड़ रुपए हो जाते हैं। जी हाँ, 107 करोड़ रुपए हो जाएंगे। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एल्बर्ट आइंस्टाइन इसको आठवां अजूबा कहते थे। ही यूज्ड टू से कंपाउंडिंग इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। जी हाँ। अब होता क्या है कि ये जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है ये शुरुआत में पता नहीं चलेगा आपको, शुरुआत में आपको समझेगा ही नहीं कि ये क्या हो रहा है। अगर आप इस चार्ट को देखें तो 20वें दिन में भी ये जो है करीबन 5,24,000 रुपये में बैठा है। 20 दिन बीत गए और वो 1 रुपया डबल होते होते 20 दिन में 5,24,000 रुपये ही हो पाता है। लेकिन उसके बाद अगर आप नंबर को देखना स्टार्ट करें तो वो कितनी रफ्तार से बढ़ता है। अब होता ये है कि वो शुरुआती जो ग्रोथ है वो इतना स्लो होता है, इतना कम होता है कि हमारा दिमाग, हमारा दिल उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। और यही जो पीरियड होता है जिसे हम कहते हैं पिरामिड ऑफ पेन इन स्ट्रगल, ठीक है, जहाँ पे पेन होती है, तकलीफ होती है, आप बहुत मेहनत करते हो लेकिन रिजल्ट नहीं आता है, और यही पीरियड में लोग क्विट कर जाते हैं, लोग छोड़ जाते हैं। लेकिन अगर आप टिके रहे, अगर अपने आप काम करते रहे, तो जैसे मैंने बताया कि 1 रुपया कंपाउंडिंग हो करके, ठीक है, 107 करोड़ रुपया हो गया। अगर आप टिके रहोगे, टीम फॉर्म करते रहोगे, तो जो लिवरेजिंग की जो बेनिफिट है वो भी कुछ इसी तरह से होती है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग की तरह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जिस बिजनेस के सबसे खास फीचर वो ये है कि आप कंट्रोल करते हो सारी चीज़ें, यू कंट्रोल द की। आपका डिज़ायर लेवल, आपका एटीट्यूड, आपका सेल्फ इमेज, विलिंगनेस टू लर्न, पेशेंस, ये सब आपके हाथ में है। और ये सेम चीज़, ये सेम टूल सबके पास है, कोई अलग नहीं मांग रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपके हाथ में जो आप कंट्रोल करते हो। इमोशनल राइट्स आएंगी, ऊपर नीचे, बिजनेस ऊपर होगा, कभी नीचे होगा, कभी ज़्यादा होगा, कभी कम होगा, एक्साइटमेंट्स भी होंगी, फ्रस्ट्रेशंस भी आएंगे, वो हर बिजनेस में आता है, इवन जॉब्स में भी आता है, तो ये सारी चीज़ें आएंगी। लेकिन टाइम, ट्रेनिंग, ये आपको देना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, आपको सब्र करनी पड़ेगी, यू हैव टू हैव पेशेंस, परसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा, फोकस रखना पड़ेगा और यकीन रखना पड़ेगा। मैं अक्सर कहता हूँ अपनी टीम के साथ में कि खुद पे और खुदा पे यकीन रख, सब कुछ आसान हो जाएगा। खुद पे और खुदा पे यकीन रख, सब कुछ आसान हो जाएगा। तो फोकस कीजिए और खुद पे यकीन कीजिए, खुदा पे यकीन रखिए, डेफिनेटली आपके जो गोल्स हैं वो डेफिनेटली पूरा होंगे। तो वो नेवर क्विट एटीट्यूड आपको रखना पड़ेगा, और वो जीतने की चाहत, विल टू विन जो है वो आपको रखना पड़ेगा। इस लाइन पे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि जब दो बॉक्सर एक रिंग में फाइट कर रहे होते हैं, एक रिंग पे जब दो बॉक्सर फाइट कर रहे होते हैं, तो दोनों के पास में स्किल है, दोनों को पता है कैसे कैसे पंच करना है, कैसे ब्लॉक करना है, कैसे किक करना है, उनको पता होता है, तभी वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। अभी ऐसा होता है कि किसी एक बॉक्सर को पंच लग गया और वो नीचे गिर जाता है, तो क्या हुआ यहाँ पे, दोनों के पास तो स्किल था,
लेकिन उसमें से एक नीचे क्यों गिर गया? क्योंकि स्किल में कुछ कमी हुई, वो अपने आप को बचा नहीं पाया, गिर गया नीचे। लेकिन उसको दोबारा खड़ा करता है उसका विल। वो फिर से खड़ा होता है कि नहीं यार, मैं फिर से उठूंगा, फिर से इसका मुकाबला करूंगा। तो वो जो विल है वही उसको खड़ा करता है दोबारा। स्किल ने तो उसको गिरा दिया था वहां पे। तो स्किल के साथ साथ ये विल का होना बहुत ज़रूरी है। तो विल टू विन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस बिजनेस। तो ट्रीट इट लाइक अ सीरियस बिजनेस, इट्स अ रियल बिजनेस। जॉब वाली मेंटेलिटी बिल्कुल निकाल दीजिए आप। अगर आप जॉब में हो तो प्लीज़ वो मेंटेलिटी से ये काम को मत करना कि सर कितने घंटे काम करने पड़ेंगे, कितना एवरेज इनकम आएगा, ठीक है, कब तक ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नहीं, यू आर इन अ सीरियस रियल बिजनेस। थिंक एज इफ यू आर द ओनर ऑफ एनर्जी कंपनी। अपने आप को एनर्जी कंपनी का मालिक समझिए कि बॉस आप उसके मालिक अगर हो तो आप कैसे काम करोगे, आप ये काम को कैसे एक्सपैंड करोगे, किस तरह के लोगों को अपनी टीम में लोगे सेल्स करने के लिए। आप ये समझिए कि आपका एक प्लांट जापान में है जो कैंगन मशीन्स बना रहा है और आपकी जिम्मेदारी है उसको प्रमोट करने की पूरी दुनिया में। कैसे करोगे आप? वियर द हैट ऑफ अ ओनर। एक मालिक का किरदार आप निभाइए। अपने आप को सोचिए कि यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी। तो कैसे करोगे आप काम? तो ट्रीट इट लाइक अ सीरियस रियल बिजनेस, योर ओन बिजनेस, योर फ्यूचर एंड योर टिकट टू फाइनेंशियल फ्रीडम। आपकी कामयाबी है, ये आपकी कंपनी है, ये आपका बिजनेस है, ये आपके लिए है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गेट एजुकेटेड। पढ़िए, मैं बार बार बोलता हूँ, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। गेट एजुकेटेड, मोटिवेटेड, रेडी फॉर एक्शन। ठीक है, हमेशा एक्शन मोड पे रहिए। सोचने से काम नहीं होता है, काम करना होता है। ठीक है, बाकी पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स तो आएंगी। आपको हमेशा पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव से अपने आप को बचाना है। सी यू आर सराउंडेड विथ नेगेटिविटी। ध्यान दीजिए, यू आर सराउंडेड विथ नेगेटिविटी। आपको हमेशा पॉजिटिव रखना है। और दिक्कत यह है कि पॉजिटिव करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, नेगेटिव बाय डिफॉल्ट है। आपको अगर मैं समझाऊँ तो आप एक ज़मीन खरीदी है, आपने एक बड़ा ज़मीन ले लिया और उस ज़मीन पे आप कुछ मत करो, उस ज़मीन पे आप कुछ ना लगाओ, कुछ बीज ना बो, तो उसमें क्या उगेगा? झाड़, पतवार, है ना, ये सब फालतू की चीज़ें वहाँ पे उगेंगी। एप्पल तो नहीं उगेगा, अमरूद, आम तो नहीं उगेंगे वहाँ पे। क्यों? क्योंकि एप्पल उगाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आपको आम के बीज बीज बोने पड़ेंगे वहाँ पे। लेकिन आपने कुछ नहीं किया तो नेगेटिव उग रहा है, झाड़ उग रही है, घास वास ये सब उगेंगे वहाँ पे। तो नेगेटिव जो है वो नेचुरल है, पॉजिटिव के लिए मेहनत करनी पड़ती है। आप मत नहाइए 2 दिन, आप मैले हो गए, आप गंदे हो गए, लेकिन साफ रहने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आपको नहाना पड़ेगा। तो पॉजिटिव के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, नेगेटिव लोगों से बचना पड़ेगा। अभी हमारा ब्रेन जो है, ब्रेन में कोई डिलीट सिस्टम नहीं है कि आपने प्रेस किया और डिलीट हो गया। ब्रेन में जितनी भी नेगेटिविटी अब तक आई है उसको हटाने का एक ही तरीका है, वो है डायल्यूशन। डायल्यूशन इज द सोल्यूशन। अब डायल्यूशन किया, आप जितना पॉजिटिव अपने दिमाग में भरोगे तो आपके नेगेटिव जो है वो धीरे धीरे डायल्यूट होती जाएंगे। अब मैंने कहीं पे पढ़ा था कि अगर 1 लीटर का बॉटल है, 1 लीटर का एक पेंट का डब्बा है ब्लैक कलर का, उस 1 लीटर ब्लैक पेंट के डब्बे को, यानी उस 1 लीटर पेंट, ब्लैक कलर का जो पेंट है, उसको वाइट करने के लिए करीबन 500 डब्बे आपके वाइट पेंट के लगेंगे उस 1 लीटर ब्लैक पेंट को वाइट करने के लिए। जी हाँ। तो आप समझिए कि अगर आपके दिमाग में, अगर मैं एग्जांपल के तौर पर समझाऊं, तो अगर आपके दिमाग में 1 लीटर अगर नेगेटिव भरा हुआ है ना, तो आपको कम से कम 500 लीटर पॉजिटिव भरनी पड़ेगी, तब जाकर के वो पूरी तरह से वाइट हो पाएगा और उसका ज़रा भी ब्लैक का एक ट्रेस भी नहीं दिखेगा उसके अंदर में। लेकिन उस दरमियान में, फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बड़ा सा ड्रम ले लिया, उसमें आपने 1 लीटर ब्लैक पेंट डाल दिया और अब आप उसमें रोज़ उसमें 1 लीटर आप वाइट पेंट डाल रहे हो और आप डालते रहो। स्टार्टिंग पे तो समझ भी नहीं आएगा आपको, बिल्कुल ब्लैक ही दिखेगा वो। फिर धीरे धीरे उसका रंग चेंज होगा, ग्रे होगा, फिर धीरे धीरे करके ना वो लाइट होगा। लेकिन उस दरमियान, उस 500 बॉटल, 500 डब्बा डालने के दरमियान, अगर आपने बीच में अगर फिर से गलती से अगर आपने फिर से ब्लैक कलर डाल दिया, तो पूरा मेहनत जो आपने पहले किया था वो सब बर्बाद हो गया। आपको अगेन यू हैव टू स्टार्ट, यू हैव टू अगेन रीस्टार्ट, फिर से आपको 500 डब्बे डालने पड़ेंगे। तो आपको दिमाग जो है उसको आपको बचाना पड़ेगा नेगेटिविटी से, बिकॉज दिमाग जो है आप उसको कंट्रोल, अगर आप कोई भी चीज़ नज़र में देखते हो तो आपका दिमाग उसको ऑटोमेटिक रीड कर लेती है, आप अपने दिमाग को रोक नहीं सकते हो, तो आपको नेगेटिव से बचना है और पॉजिटिव को डालना है। तो यही इसका सोल्यूशन है, नेगेटिव से बचिए और पॉजिटिव भरिए। तो ये दिन भर ये जो न्यूज़ में जो अनाप शनाप चीज़ें दिखाई जाती हैं, मूवीज़, सीरियल्स, ब्ला 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 ब्ला,
इससे बचिए, ठीक है। तो अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखिए, नेगेटिव से बचिए। लर्न टू डू द बेसिक्स रिपीटेडली, मैंने स्टार्टिंग में बताया है, वो जो बेसिक स्टेप्स हैं वो आपको रिपीटेडली करना है, वो कंसिस्टेंटली करना है आपको। जैसे बूंद बूंद पानी जब गिरता है एक पत्थर के ऊपर भी तो पत्थर को चीर देता है। तो बेसिक है, आपको वही बेसिक रेगुलरली करते रहना है, रिपीट करते रहना है कंसिस्टेंटली। और AOMA फॉर द फर्स्ट 90 डेज, और ये पहला 90 दिन होगा, आपको वहाँ पे जी जान से मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको इस ये 90 दिनों में। अब ये AOMA क्या है मैं आपको बताऊंगा। AOMA का मतलब होता है ऑल आउट मैसिव एक्शन। पहले 90 दिन आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों मेहनत करनी पड़ेगी? तो जैसे कि आप जानते हैं कि जब एक प्लेन रनवे पे दौड़ता है तो सबसे ज़्यादा मेहनत उसको उस रनवे पे लगती है टेक ऑफ करने के लिए, बिकॉज वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट लड़ता है वो, क्योंकि रनवे पे वो दौड़ता है और फिर वो टेक ऑफ करता है, तो सबसे ज़्यादा मेहनत उसको उस वक्त लगती है, न कि हवा में। तो आप जब ये बिज़नेस स्टार्ट करते हो तो अभी आप वो रनवे पे दौड़ रहे हो, आपको टेक ऑफ करना है, तो सबसे ज़्यादा मेहनत आपको तब करनी चाहिए। अब इस 90 दिन में जो स्मॉल 90 डेज है, यहाँ पे आपका माइंडसेट डेवलप होता है, यहाँ पे आपका माइंडसेट डेवलप होगा, यहाँ पे आपकी बुनियाद बनेगी, यहाँ पे आपके रूट्स तैयार होंगे। लेकिन आने वाला जो 9 महीना होगा वो आपको स्किल सेट देगा, ठीक है, और वो आपको कामयाबी देगी। तो जो स्मॉल 90 डेज हैं वो टॉल 9 मंथ्स के लिए आपको तैयार करता है। स्टार्टिंग में 90 डेज आपके माइंडसेट डेवलप हुए और आने वाले 9 महीने में आपका स्किल सेट डेवलप होगा। तो पूरा जो आपका बिजनेस का एक स्ट्रक्चर है वो खड़ा होता है वहाँ पे। तो 90 दिन में आपने अपने रूट्स को बिल्डअप किए, अपने रूट्स को स्ट्रॉन्ग किए, फाउंडेशन को मजबूत किया और फिर आप ग्रो करना स्टार्ट किए। तो इससे आपको स्टेबिलिटी आएगी और इससे आपकी एबिलिटी आएगी और इससे आपको ग्रोथ मिलेगा। तो स्टार्टिंग के जो 90 दिन हैं अपने आप को कम्प्लीटली झोंक दीजिए इस बिजनेस के ऊपर में। ये एक बड़ा अच्छा कोट है अगेन बाय हज़रत अली। वो फरमाते हैं कि ज़िल्लत उठाने से बेहतर है कि तकलीफ उठाओ। जी हाँ, ज़िल्लत उठाने से बेहतर है कि तकलीफ उठाओ। यार जलील नहीं होना। और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैंने भी जॉब किया है करीबन 16 साल, तो ज़िल्लत उठानी पड़ती है यार वहाँ पे। इसी की हर चीज़ें आपके अंडर में नहीं होती है, सब चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं। तो आप जॉब में हो तो सुनना पड़ता है, चाहे वो कस्टमर से सुनना पड़े या बॉस से सुनना पड़े या कुछ भी, लेकिन सुनना पड़ता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आप जॉब में काम कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको मौका मिल रहा है, आपके पास अगर अपॉर्चुनिटी है, तो मैं चाहूँगा कि आप अपना बिजनेस करें। क्यों नहीं? अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप किसके सपने के लिए काम कर रहे हो? ऑफकोर्स जिसकी कंपनी है, अपने सपने के लिए काम नहीं कर रहे हो। और ध्यान रखिए कि आप जब जॉब करते हो ना, ठीक है, तो यू आर ऑलवेज अंडर पेड। ये सिंपल सा एक कॉमन सेंस है कि आपकी जितनी की वैल्यू है, यानी कि आप जितना का काम करते हो, अगर कंपनी ने आपको उतना पैसा दे दिया तो फिर कंपनी के पास क्या बचेगा? तो यू आर ऑलवेज अंडर पेड। और लोग कहते हैं ना जॉब सेटिस्फैक्शन इज ऑक्सीमोरोन। हो ही नहीं सकता यार। आप एक कंपनी के लिए लाइबिलिटी हो। कंपनी चाहती है प्रॉफिट कमाना, आप चाहते हो सैलरी बढ़ाना, दोनों अपोजिट एंगल पे जा रहे हो यार। आपकी सैलरी बढ़ेगी तो उसके लिए एक्सपेंस है, आप वो तो ज़्यादा एक्सपेंस कम करे, इनकम ज़्यादा बढ़ाए, तो ये कभी नहीं हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि आपने जॉब किया, अच्छी बात है, मैंने भी किया है, इतने सालों तक बड़ी बड़ी कंपनीज में मैंने काम की, अच्छी बात है, करनी चाहिए, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन जॉब के साथ मत मरो, यू नो, डाई इंडिपेंडेंट। तो खुद के लिए काम कीजिए आप, ठीक है ना। तो डेवलप ए फॉरवर्ड मोड मेंटेलिटी, नो रिट्रीट मेंटेलिटी। मुझे सिर्फ आगे बढ़ना है, पीछे नहीं कदम बढ़ाना है, ठीक है। दिक्कतें आएंगी लाइफ में, मेरे साथ भी बहुत आई हैं, मैं भी बहुत ऊपर नीचे मैंने अपनी ज़िंदगी में चीज़ें देखी हैं, तो लेकिन मैं कभी पीछे नहीं गया, यू नो, आई हैव ऑलवेज मूव्ड अहेड, ठीक है। अंडरस्टैंड द रिवॉर्ड्स, समझिए कि इसमें रिवॉर्ड्स क्या है। आप मुझे एक ऐसा इंसान दिखाइए जो जो जॉब करके वर्ल्ड के रिचेस्ट लोगों में उसका नाम है, एम्प्लॉय ऑफ दिस कंपनी इज द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन। आपने देखा ऐसा कभी भी आज तक? आपको कभी भी ऐसा कोई इंसान नहीं मिलेगा जो वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट में नाम आता है जो नौकरी कर रहा हो, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। अपने आपको कमिटमेंट दीजिए, एक डेडलाइन दीजिए कि आने वाले 2-3 साल 5 साल का जो एक वक्त है, मैं एक डेडलाइन रखता हूँ अपने लिए, ठीक है। और कमिट कीजिए अपने आप को कि मैं पूरी जी जान से मेहनत करूँगा इस 2-3 साल 5 साल में इस बिज़नेस को डेवलप करने के लिए। अब अफसोस की बात यह है कि लोगों के पास में 3 साल
5 साल का पेशेंस नहीं है एक बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, डेवलप करने के लिए, लेकिन उनके पास 30-40 साल जॉब करने का पेशेंस होता है। अफसोस की बात है। हम क्या मानते हैं, हम यही कहते हैं कि सर आप एक 2 से 3 साल 5 साल का एक माइंड सेट लेकर के आप आइए और पार्ट टाइम में डेवलप कीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप फुल टाइम आ जाइए, आप पार्ट टाइम में आइए, लेकिन एक 3 से 5 साल का उसको वक्त दीजिए। आपने एक पौधा लगाया है, उसको बड़ा तो होने दीजिए, क्योंकि ये काम जो है, ये काम ऐसा है कि अगर आप चावल की खेती करते हो ना, धान, तो आप खेती करते हो, काटते हो, खत्म हो जाता है, फिर करते हो, फिर काटते हो, खत्म हो जाता है। ये वैसा काम नहीं है। ये काम ऐसा है कि जैसे आपने नारियल के झाड़ लगाए हैं, आपने नारियल के पेड़ लगाए हैं। अब नारियल का पेड़ बेशक बड़ा होने में, फल देने में वक्त लगाता है, वक्त लेता है वो, लेकिन जब एक बार वो बड़ा हो जाता है, जब एक बार वो नारियल का झाड़ जब बड़ा हो जाता है, तो फिर वो ता जिंदगी आपको नारियल देता है वो। लेकिन स्टार्टिंग में वो पेशेंस, वो सब्र रखना पड़ेगा आपको। तो ये बिजनेस वैसा है, तो आपको वो कमिट करना पड़ेगा, आपको एक्टिवली काम करना पड़ेगा, आपको प्रोडक्टिव होना पड़ेगा, एंड आपको कनेक्टेड रहना पड़ेगा, आपको टीम के साथ में जुड़ा रहना पड़ेगा, आपको अपने अप्लायंस के साथ में जुड़े रहना पड़ेगा, आपको मीटिंग सेमिनार जो भी होते हैं वो सब आपको अटेंड करने पड़ेंगे। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ कि किसी भी पेड़ से उसका शाख अगर जुदा हो जाता है तो उस शाख जो है वो सूख जाता है ना, वो ब्रांच जो है वो सूख जाएगा, वो डाली सूख जाएगा। तो पेड़ के साथ में अगर आप लगे हुए हो, आपका डाल अगर लगा हुआ है तो वो हरा भरा रहेगा, लेकिन जैसे उस पेड़ से वो डाली अगर टूट के अलग हो गई तो वो सूख जाएगा। तो ये बिजनेस भी वैसा है, ये संगत का बिजनेस है। आपको टीम के साथ जुड़े रहना होगा, आपको अपने प्लान के साथ में कनेक्टेड रहना होगा, और जितनी जल्द हो सके आपको इंडिपेंडेंट होना है। आपको अपने अपलाइन पे निर्भर नहीं रहना है, आपको अपने पैरों पे खड़ा होना है। आपको जल्द से जल्द डेमो दिखाना सीखना है, आपको जल्द से जल्द बिजनेस के बारे में समझना है, जानना है, FAQs के बारे में सीखना है, पढ़ना है, सीखना। जितनी जल्दी आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे उतनी जल्दी आप कामयाब होगे और उतने आगे आप जा पाओगे, क्योंकि आप दूसरों के सहारे आगे नहीं बढ़ सकते हो, आप बैसाखी के सहारे दौड़ नहीं सकते हो, है ना। तो आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको लगाम अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, तभी जाकर के आप आगे हो सकते हो। लोग मुझसे पूछते हैं कि सर कितना वक्त लगता है शिक्षक होने के लिए। तो एक नॉर्मल टाइम फ्रेम करीबन 1.5 साल से 2 साल का वक्त हम लेके चलते हैं कि यार एक नॉर्मल, अगर कोई इस बिज़नेस को डेवलप कर रहा है तो 1.5 से 2 साल अगर वो सही से अपने आप को इस बिज़नेस के लिए कमिट करे, एक सही से प्लानिंग करके टीम एफर्ट के साथ, और बिल्कुल वो नेवर क्विट एटीट्यूड के साथ अगर वो काम करता है, तो 1.5 से 2 साल में वो कामयाब हो जाएगा, वो सक्सेस हो जाएगा। कुछ फास्ट ट्रैक वाले लोग भी होते हैं जो 1 साल से कम में भी हो जाते हैं, बहुत सॉलिड गेम प्लान लेकर के आते हैं। और जो देखा गया है कि उनके पास एक एग्जिस्टिंग टीम होती है, वो कहीं ना कहीं पहले किसी नेटवर्क कंपनी के साथ में जुड़े होते हैं, उनके पास पहले से टीम होती है, तो वो एग्जिस्टिंग टीम को लेकर के आते हैं, और ऑफ कोर्स कंसिस्टेंसी, फोकस के साथ, एक कमिटमेंट के साथ वो काम करते हैं, तो 1 साल से कम में भी आप सक्सेस हो सकते हो। हाइपर ड्राइव वाले जो लोग होते हैं वो थोड़े अनयूजुअल हैं कि ऐसा हो पाना, लेकिन आप, हाँ, अगर हो, आपके पास में टीम पहले से ही है, ठीक है, और आपने जी जान से काम की, पूरी टीम एफर्ट के साथ, सुपर कमिटमेंट, ग्रोथ माइंडसेट के साथ, तो यस अनयूजुअल, बट यस यू कैन बिकम अ सक्सेस इवन लेस देन 6 मंथ। अब जो एवरेज वाले लोग होते हैं वो कभी नहीं बन पाते हैं। जी हाँ, तो अगर आप एवरेज मेंटेलिटी से आए हो तो फिर आप कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो जो पहले दो हैं, मैं उस पर ही फोकस करता हूँ कि आप नॉर्मल टाइम फ्रेम 1.5 साल से 2 साल लेके चलिए, और थोड़ा अगर आप अग्रेसिव हैं तो आप 1 साल से कम में भी सक्सेस हो सकते हैं। क्या देख रहे हैं आप, क्या दिखाई पड़ रहा है आपको मेरे स्क्रीन में? आप कहोगे मेंढक, फ्रॉग। अभी अभी भी आपको फ्रॉग दिखाई दे रहा है? अभी अभी भी आपको फ्रॉग दिखाई दे रहा है? अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है? अब आप बोलोगे मुझे घोड़ा दिखाई दे रहा है, मुझे घोड़ा दिखाई दे रहा है, एग्जैक्टली। तो अब होता क्या है कि इस बिज़नेस में जब लोग जुड़ते हैं तो वो हमेशा मरीजों की तलाश करते हैं, बीमार लोगों को ढूंढते हैं कि यार ये कैंगन मशीन बीमारियों पे काम करता है, तो मरीजों को ढूंढते हैं। तो अगर आप मरीजों को ढूंढोगे, बीमारियों को ढूंढोगे, बीमारों को ढूंढोगे, तो वही लोग मिलेंगे। लेकिन आपको अगर एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करना है, एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करना है, तो आपको बिजनेस बिल्डर्स को ढूंढने पड़ेंगे, आपको काम करने वालों को ढूंढना पड़ेगा, आपको एम्बिशियस लोगों की तलाश करनी पड़ेगी। तो आप जिसकी तलाश करोगे आपको वही मिलेगा। आप मरीजों को ढूंढोगे तो आपको मरीज लोग मिलेंगे, आप बिजनेस बिल्डर्स को ढूंढोगे तो आपको बिजनेस बिल्डर्स मिलेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप बिजनेस बिल्डर्स को तलाशिए,
ऑफ कोर्स ऑन द वे आपको मरीज भी मिलेंगे, हर तरह के लोग मिलेंगे, लेकिन आपका मेन फोकस जो होना चाहिए वो बिजनेस बिल्डर्स के लिए होना चाहिए। अगर आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हो, आप एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करना चाहते हो तो। सो हाउ आर यू बिल्डिंग, डू यू हैव द क्लैरिटी, आप कैसे बिल्ड कर रहे हो? आर यू बिल्डिंग द फाउंडेशन और द फ्रेमवर्क? किसके साथ बनाना चाह रहे हो आप? कैसे लोगों को हायर कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप? ठीक है, आपके पास ब्लूप्रिंट तैयार है कि आपने अपने डायरी में आपने सर्कल्स बनाए हैं, आपने स्ट्रक्चर्स तैयार किया है कि मैं ए के नीचे बी को डालूंगा, बी के नीचे सी को डालूंगा, ऐसा ऐसा कुछ आपने स्ट्रक्चर तैयार किया है क्या आपने? आप विड्थ पे काम करने वाले हो, डेप्थ पे काम करने वाले हो, विड्थ पे कैसे लोगों को रखोगे, डेप्थ पे कैसे लोगों को रखोगे, किसे रखोगे, ये सब क्या प्लानिंग की है आपने? ये क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज क्लैरिटी गिव्स यू द पावर। तो क्लैरिटी होना बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ आपको एग्जाम्पल से, वो है कैलगरी टावर। कैलगरी टावर क्या है? कैलगरी टावर कनाडा में सिचुएटेड है। ठीक है, कैलगरी टावर जो है ऑब्जर्वेशन टावर है, इसकी जो हाइट है वो करीबन 191 मीटर है, अराउंड 190.8 मीटर्स जो है इसका हाइट है। ठीक है, जो करीबन 626 626 फीट होते हैं। ठीक, और इसका जो वज़न है वो है करीबन 10,884 टन। जी हाँ, 10,884 टन इसका वज़न है। लेकिन गौर करने की बात यह है कि इसका 60% वेट, यानी करीबन 6,530 टन ज़मीन के नीचे है। 60% वेट 6,530 टन ज़मीन के नीचे है, और 40% वेट 4,354 टन ज़मीन के ऊपर। सिर्फ 40% वेट ऊपर है और 60% वेट ज़मीन के नीचे। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर आप एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करना चाह रहे हो, एक बड़ी टीम तैयार करनी चाह रही हो, तो फाउंडेशन पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपका फाउंडेशन बहुत मजबूत होना चाहिए। जितना मजबूत आपका फाउंडेशन होगा उतना ऊपर आप जा पाओगे। अगर आपका बुनियादी कमज़ोर है तो आपकी बिल्डिंग रह सकती है। तो फ्रेमवर्क का ब्लूप्रिंट कुछ ऐसा हम बनाते हैं। ये मान लीजिए कि ये आप हो, अब आप अपने नीचे में अपने डायरेक्ट में आपने रिक्रूटमेंट करना स्टार्ट किया। ये आपकी टीम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपकी डायरेक्ट टीम हो गई। अब ये हो गया आपका फाउंडेशन। जिन भी लोगों को आप डायरेक्टली रिक्रूट करते हो वो आपके फाउंडेशन होते हैं। अब हम कहते हैं कि आप इन सब के नीचे कम से कम 3 लोग को एंकर कीजिए, वो आपका फ्रेमवर्क तैयार करेगा। अब वो 3 लोग जो आपके डायरेक्ट फाउंडेशन के नीचे में आएंगे, उससे आपको सिक्योरिटी मिलेगी। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेहनत करो और इन लोगों के नीचे में डाल दो, नहीं, वो मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आपको इनको हेल्प करना है 3 डीप जाने में। जी हाँ, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज ऑफ कोर्स जब कोई बंदा हमारे साथ नया जुड़ता है तो उसे इतनी सारी चीज़ें नहीं आती हैं, है ना। उसे डेमो दिखाना नहीं आता है, बिजनेस समझाना नहीं आता है, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। यू नो दिस। ठीक है, तो आपको इन सारे डायरेक्ट रिक्रूटीज के अंदर में 3 डीप जाने में उनकी हेल्प करनी है। इससे क्या होगा, आपका जो फ्रेमवर्क है वो सिक्योर हो जाएगा और एंकर हो जाएगा, हुक हो जाएगा। तो इससे आपकी फाउंडेशन मजबूत होती है, आपका स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया बनता है। आपको एग्जांपल देने के तौर पर मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे, ये ज़रूरी नहीं कि आपको ये फॉलो करना है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये मान के चलिए कि आप अपनी टीम में आप 2 लोग को लेकर के आते हो, और आप अपने दिमाग में ये आपने रखा है कि मैं उनको भी 2 लाने में हेल्प करूँगा। ये मैं समझाने के तौर पे कह रहा हूँ, प्लीज़ आपको ये कैंगन के हिसाब से डायरेक्टली ना लें। अगर आप ऐसा स्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं तो ये आपके लिए अच्छा है, बिकॉज ये इससे आप एक बहुत बड़ी टीम तैयार कर सकते हो। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मैं समझाने के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, आपको ज़रूरी नहीं कि ये करना है, लेकिन अगर आप ये करते हो, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर फॉलो करते हो अपने दिमाग में, तो आप एक बहुत बड़ी टीम खड़ी कर सकते हो। और वो कैसा होता है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जो मैंने आपको स्टार्टिंग पे बताया था, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग इफेक्ट जो इस बिजनेस में आता है, वो कैसे आता है, मैं आपको ये नंबर के साथ, टीम के साइज़ के साथ बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। ध्यान दीजिए मेरी बात पे। तो फ़र्ज़ कीजिए कि आप 2 लोग को लेकर के आए और उनसे भी कहा कि यार तू 2 लोगों को हेल्प कर मुझे मशीन शेयर करने के लिए। और फ़र्ज़ कीजिए कि वो भी 2 लोग को लेकर के आए, और फिर उनसे भी कहिए कि सर मुझे 2 लोगों को मशीन आपकी टीम में, आपके अंडर में सेल करना है। बोले हाँ यार, इतने लोगों के कॉन्ट्रैक्ट है, 500 लोग मेरे फ़ोन पे, 2 लोग तो मशीन ले ही सकते हैं, भी 2 लोग। तो अगर आप ये 2 लोगों की टीम की अगर आप बात करते हो आपके हर डेप्थ में, तो 7th लेवल के बाद मैं थोड़ा 7 तक लेके चल रहा हूँ, इससे आप कम भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर आप 7 डीप तक जाते हो 2 के कैलकुलेशन में, तो आपके पास करीबन 254 लोगों की टीम बन जाती है। आपने 2 कहा, उसने फिर 2 लाया, फिर उसने भी 2 लाया, तो करीबन 254 लोगों की टीम बनती है आपके पास। लेकिन अगर आपने उससे पूछा कि चल ठीक है यार, तू 2 लोगों को ला सकता है क्या, तो 3 लोगों को शेयर कर सकता है ये मशीन? तो
कहेगा हाँ यार 3 लोगों को कर सकता हूँ, क्या बात है। तो ठीक है, तो फिर आपने 3 लोगों को शेयर किया और फिर उनको भी 3 दिन आगे ये मशीन शेयर करने को कहा आपने। तो 7 डीप में अगर आप देखें तो 3279 3279 लोगों की टीम होती है आपके पास में। 2 से 3 कितने लोगों का फर्क हुआ, सिर्फ एक नंबर आपने एक्स्ट्रा बोला उसे। पहले आपने 2 पूछा था, अभी आपने कहा कि क्या तू 3 ला सकता है, तो एक नंबर के डिफरेंस में कितने का फर्क आ गया। वही 7 डीप में अगर आपने 2-2 लोगों की टीम बनाई थी तो आपके पास में 254 लोग थे, लेकिन आपने अगर 3 लोगों की टीम उससे कहा लाने के लिए कि तू 3 ला और सामने वाले को भी 3 का शेयरिंग करना है, तो 3289 लोग की टीम बनती है। मैं एक कदम और आगे बढ़ता हूँ, अगर आपने कहा क्या तू 4 लोगों को ये मशीन शेयर कर सकता है, सिर्फ 4 लोगों को, तो क्या कहेगा वो, हाँ हाँ कर सकता हूँ, कोई बात नहीं, 4 है। अब देखिए, आपने 4 लोगों की टीम तैयार की और उनसे भी आपने 4-4 लोगों की टीम बनाने के लिए कहा और उनके आगे भी उनको 4-4 लोगों की टीम बनाने को कहा, तो फिर क्या होगा। तो जब तक आप 7 डीप पहुंचते हो आपके पास में करीबन 21,844 लोगों की टीम बन जाती है। सीधा पावर ऑफ कंपाउंडिंग इफेक्ट। जब 2 लोग आपने कहा था तो आपके पास पूरी टीम बनी थी 254 लोग की। जैसे आपने उसे 3 कहा, एक एक्स्ट्रा टीम मेंबर जुड़ने के बाद आपके पास टीम हो गई 3279 की। और जैसे आपने 4 कहा, आपके पास टीम साइज होती है करीबन 21,844 लोगों की। और अगर आपने उससे कहा क्या तू 5 लोगों की टीम बना सकता है, और उनसे भी कहा कि 5 लोगों की टीम, 5-5-5, तो देखिए कितना नंबर होता है। अगर ये 5 का टीम साइज आपने रखा और 5 पे अगर आप काम करते गए तो 7 डीप में आपके पास करीबन 97,655 लोगों की टीम होगी। इट्स अ ह्यूज टीम दैट यू कैन बिल्ड। जी हाँ, तो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो इस बिजनेस में आप हासिल कर सकते हो। ये ऑप्शनल है, ये कंपलसरी नहीं है, ये मैं अपने हिसाब से समझाने के तौर पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रिक्रूटमेंट पे बहुत फोकस करना पड़ता है जब आप स्टार्ट करोगे ये बिजनेस। आप ऑलरेडी टीम के साथ जुड़ चुके हो तो आपको स्टार्टिंग पे जो सबसे ज़्यादा आपका टाइम जाने वाला है, ठीक है, वो रिक्रूटिंग टाइम। आप ऊपर वाले ट्रायंगल पे देखिए, सबसे ज़्यादा वक्त जाएगा आपका, ज़्यादा वक्त जाएगा, लोग कम रहेंगे। फिर वो वक्त जो रिक्रूटमेंट में जा रहा है, कॉल्स में जा रहा है, वो जो एफर्ट जा रहा है, वो आप देखिए ग्रेजुअली वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। जैसे जैसे आपकी टीम बड़ी होती जाएगी आपका वक्त ऊपर का कम होता जाएगा और आपकी टीम जो है वो बड़ी होती जाएगी, आपका टीम साइज बढ़ता जाएगा, कॉन्टैक्ट्स बढ़ते जाएंगे, आपका ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता जाएगा। तो ये स्टार्टिंग पे आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, ऐसा आपका टाइम एलोकेशन होगा। अब रिक्रूटिंग टेक्निक्स क्या इस्तेमाल करने वाले हैं। अभी जब आप लिस्टिंग बनाते हैं, जब हम कॉन्टैक्ट लिस्ट बिल्ड करते हैं, तो 3 तरह के उसमें से लिस्ट को आप कैटेगराइज करोगे, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट एंड कोल्ड लिस्ट। हॉट लिस्ट में आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपके कलीग्स होंगे। वार्म लिस्ट में आपके एक्वेंटेंसेस, आपके नेबर्स, कैजुअल कॉन्टैक्ट्स, एसोसिएट्स, ये आपके वार्म लिस्ट। कोल्ड लिस्ट हो गए स्ट्रेंजर्स, नए कॉन्टैक्ट्स, नो टेलर्स, ये सब आपके कोल्ड लिस्ट में आएंगे। तो शुरुआत में आपको काम करना होगा आपके हॉट एंड वार्म लिस्ट के ऊपर में, पर ध्यान रहे कि सबसे ज़्यादा लोग आपकी टीम में आएंगे वो लोग स्ट्रेंजर्स ही होंगे। लेकिन यहाँ पे काम क्यों करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस। जब आपके पास में एक रेडी मार्केट होता है कि यार मेरे तो खुद के इतने रिश्तेदार हैं, मेरे तो खुद के इतने दोस्त हैं, मेरे तो खुद की इतने जान पहचान है, तो इससे आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि आपके पास में एक रेडी मार्केट है जिन्हें आप डेमो दिखा सकते हो, जिन्हें आप बिजनेस प्लान दिखा सकते हो। ठीक है, प्लस आपकी प्रैक्टिस भी होती है, आपका प्रैक्टिस भी होता है, आप सीखते हो यहाँ पे। ठीक है, तो शुरुआत में आपको अपने हॉट लिस्ट और वार्म लिस्ट पे ही काम करना है। अब आपको इस दौरान 3 तरह के लोग मिलने वाले हैं। जब अपना फाउंडेशन बिल्डअप करोगे, फ्रेमवर्क बिल्डअप करोगे, तो आपको 3 तरह के लोग मिलने वाले हैं। सबसे पहले लाइव वंस, ये वो लोग हैं जो बहुत एक्साइटेड होते हैं, हैप्पी गो लकी टाइप से। आपने जो कहा हाँ अच्छा है, मशीन अच्छी है, डेमो अच्छा है, दे दो यार, अच्छे लोग होते हैं ये। बहुत जल्दी आपके साथ जुड़ भी जाएंगे, आपके साथ काम भी करने लगेंगे, प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे, मीटिंग्स वगैरह में आएंगे। अब जो बोलोगे वो करेंगे वो चीज़। तो इस तरह के लोग मिलेंगे, इनको आपको ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको सामने से फ़ोन करके पूछेंगे सर कैसा है, क्या है, वगैरह वगैरह। तो ये एक तरह के लोग मिलेंगे। ये हैं दूसरे लोग मिलेंगे जो घायल लोग हम जिन्हें कहते हैं, वुंडेड वंस। ठीक है, ये वो लोग हैं जो इंटरेस्टेड तो होते हैं लेकिन बहुत एक्साइटेड नहीं होते हैं, है ना। वो बातें बहुत करेंगे लेकिन काम बहुत कम करते हैं, और वो हमेशा वॉचिंग मोड पे रहते हैं, वो देखते हैं, बहुत स्केप्टिकल होते हैं, हर कदम फूक फूक के उठाएंगे। अब होता ये है कि जो लाइव वंस हैं वो आपको मिलेंगे 5 to 10%, लेकिन जो वुंडेड वंस हैं ये आपको मिलेंगे करीबन 60 से 70% लोग। सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा ब्रैकेट जख्मियों का है। कहीं ना कहीं पे वो धोखा खा चुके हैं, ठोकर खा चुके हैं, चोट लग चुकी है,
किसी ने उनको चीट कर रखा है। तो वो कहते हैं ना कि दूध का जला भी छाछ भी फूंक के पीता है, तो ये वो लोग हैं, लेकिन सबसे बड़ी तादाद इन्हीं की है ना। तो आपको इनको हैंडल करना सीखना पड़ेगा, आपको इनको सही से मैनेज करना है। तो ये एक सेकंड तरह के लोग हैं। और तीसरे मिलेंगे बिल्कुल ज़ॉम्बीज़, वॉकिंग डेड्स, जिनके पास आप जब भी जाओ तो आपको काटने को तैयार हैं ना, मारने को तैयार है, झगड़ने को तैयार है, लड़ने को तैयार है, फुल ऑफ नेगेटिविटी। ठीक है, ये मिलेंगे आपको करीबन एक 10-20% आपको ये लोग भी मिलेंगे। तो आपको जो काम करना है वो लाइव वंस के साथ में काम करना है। आपको ध्यान में रखना है वुंडेड्स को, जो आगे चल करके लाइव वंस बनते हैं, लेकिन आपको वॉकिंग डेड ज़ॉम्बीज से दूर रहना है, बिकॉज ये वैसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं कि आप जितना भी पॉजिटिव होकर के जाओ, ये आपको नेगेटिव कर देंगे वहाँ पे। ठीक है, तो इनसे आपको बचना है वॉकिंग डेड्स के साथ। तो यू हैव टू वर्क विद लाइव वंस एंड लेटर ऑन द वुंडेड वंस। तो बिल्डिंग योर फ्रेमवर्क, आप फ्रेमवर्क बना रहे हैं अपना, तो जैसे मैंने बताया कि अपने लाइव वंस के साथ में काम कीजिए, डायरेक्टली रिफर कीजिए कम से कम 10 लाइव लोगों को अपने डायरेक्ट में। ठीक है, और उन सब 10 लोगों को जिनको ने आपने डायरेक्टली रिक्रूट किया है, उनको कम से कम 3-3 डीप जाने में हेल्प कीजिए। ठीक है, उनको रूट कीजिए, उनको एंकर कीजिए। ठीक है, अपने फ्रंट लाइन को हेल्प कीजिए उसको रूट हुक करने के लिए, और फिर साथ साथ इन सब लोगों को ट्रेन कीजिए वो सेम चीज़ डुप्लीकेट करने के लिए, ताकि वो आगे चल करके अपनी टीम को ये चीज़ सिखाएं और उनको भी गाइड कर पाएँ। अब जब आप लिस्ट पे काम करते हो, जब आप लिस्ट पे काम करोगे, तो ऑफ कोर्स आपकी लिस्ट के अलावा जो आपकी टीम है, तो आपकी टीम के भी लिस्ट होंगे, तो उस लिस्ट को आपको रेट करनी है। लिस्ट में जो लोग हैं उनको रेट करने हैं 1 से लेकर के 10 तक के। तो 1, 2, 3, 4 वाले जो रेटिंग्स हैं, ठीक है, और 5, 6, 7 वाले रेटिंग्स, और 8, 9, 10 वाले रेटिंग्स, ये 3 कैटेगरीज होते हैं। तो जो 1, 2, 3, 4 वाले रेटिंग है, इन पे आपको काम नहीं करना है। ठीक है, ये वो लोग हैं जो बहुत बिजी हैं लाइफ में। ठीक है, इन पे आपको काम नहीं करना है। आप समझ रहे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। 5, 6, 7 वाले वो लोग हैं जो यस कर सकते हैं काम, थोड़े स्केप्टिकल हैं, लेकिन यस दे कैन वर्क, जो मैंने बताया आपको, द वंडेड वंस। ठीक है, और जो अगली कैटेगरी है जो है वो है स्टार्स की, 8, 9, 10 वाले। ठीक है, मस्ट सक्सीड, इस पे काम करना है आपको। तो करना ये है कि आपको जो है, चूंकि भी आप एक अपलाइन हो चुके हैं, आपके नीचे टीम है, तो आपको काम करना है 8, 9, 10 के ऊपर में। आपको 8, 9, 10 पे फोकस करना है, इनको डेमोज दिखाने हैं, इनको प्लान्स दिखाने हैं, इनको टीम में जोड़ना है। अभी आपका जो डाउनलाइन है उससे क्या एक्सपेक्ट करते हो आप, उससे आप को कहना है कि आप डेमो दिखाओ आपके 1, 2, 3, 4 वालों को, जो आपको पता है कि मशीन नहीं लेने वाले हैं, लेकिन आप उनको प्रैक्टिस के लिए दिखाओगे। आपका प्रैक्टिस होगा, आपको पता है कि वो नहीं लेने वाले, लेकिन आपका डाउनलाइन चूंकि वो नया नया जुड़ा है, आप बोलोगे आप इनको डेमो दिखाओ। ठीक है, और जब जब उनका वो डेमो प्रैक्टिस होता है, थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, तो फिर देन आस्क हिम टू शो द डेमो टू 5, 6, 7। बट आप 8, 9, 10 को डेमो दिखाओगे, और आपको वो स्टार्स आइडेंटिफाई करने हैं, और स्टार्स में आपको काम करना है। अब आपकी टीम में जो डिस्ट्रीब्यूटर्स जुड़े हैं, आपके पास जो भी 2, 4, 5 लोगों की टीम है, उनको आपको सही ओरिएंटेशन देना है। कोई भी देखो, नया डिस्ट्रीब्यूटर जब हमारे साथ जुड़ता है तो वो एक बच्चा होता है, एक छोटा बच्चा होता है। ठीक है, अब वो उसका जो भी एक्सपीरियंस हो, जो भी बैकग्राउंड हो, जो भी एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, नॉलेज जो भी है, वो अपनी उसकी फील्ड में है, इस बिजनेस में नहीं है। तो यू हैव टू ट्रीट हिम एज अ चाइल्ड, वो आपके लिए एक बच्चा ही है। और छोटे बच्चे को हम कितना ध्यान देते हैं, कितना ख्याल रखते हैं उसका, ठंड से बचाना है, धूप से बचाना है, तो बहुत ध्यान देते हैं। जैसे एक छोटा पौधा हम लगाते हैं तो कितना ध्यान देते हैं ना उसको, उसको कीड़े मकोड़ों से बचाना है, कीटनाशक डालते हैं, पानी डालते हैं, धूप से बचाते हैं, तो हम उसका ख्याल रखते हैं जब तक वो बड़ा ना हो जाए। तो जब एक कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर आपके साथ जुड़ता है तो वो एक बच्चा है, तो आपको उसको सही गाइड करना, सही तरह से सही ओरिएंटेशन देना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे वो जुड़ता है, जुड़ने के तुरंत 7 से 10 दिन के अंदर आपको उसको एक 4-5 एक्सपोजर्स देने हैं। उसको जो बेसिक हमने बताया था मेरे पहले ट्रेनिंग सेशन में, वो आपको उसको हेल्प करना है, वो करने के लिए आपको हेल्प करना है उसको ड्रीम लिस्ट बनाने में। लोग ड्रीम लिस्ट नहीं बना पाते हैं, तो आपको हेल्प करना है ड्रीम लिस्ट बनाने के लिए, आपको हेल्प करना है कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाने में उसके। ठीक है, उसके लिए आपको स्पेसिफिक गेम प्लान बना करके उसको देना है कि यार तुझे आने वाले महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में ऐसे ऐसे काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको उसका एक प्लान बना के देना है, आपको पूरा बिजनेस ब्रीफिंग करना है उसके साथ में, कॉन्फ्रेंस कॉल्स पे बात करना है। अगर वो किसी को कॉल कर रहा है अपॉइंटमेंट के लिए, तो आप ज्वाइंट कॉल हो जाइए उसके साथ में, आप कॉल साथ में रखिए, आप उसको कॉल पे लेकर के समझाइए कि किस तरह से प्रॉस्पेक्टिंग करते हैं, किस तरह से इन्वाइट करते हैं। तो आपको हैंड होल्डिंग करना पड़ेगा, आपको उसको रेगुलरली ट्रेन करना पड़ेगा।
जॉइंट्स कॉल पे साथ में जाइए आप डेमोज के लिए उसको ले करके, कुछ लिटरेचर्स दीजिए उसको पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, जो भी रेलेवेंट चीज़ें हैं वो आपको उसको देने हैं, ठीक है। यूट्यूब के लिंक्स हैं वीडियोस के, डेमोस के, ट्रेनिंग्स के, टेस्टिमनीज के, ये आप उसके साथ में शेयर कीजिए और उससे कहिए कि तुझे देखना है ये सारी चीज़ें। जितनी भी मीटिंग्स होती हैं कंपनीज के, उस मीटिंग्स में उसको इनवाइट कीजिए, उसको हिस्सा बनाइए, ठीक है। अपनी टीम के साथ में इंट्रोड्यूस कीजिए ताकि उसको ऐसा फील ना हो कि यार मैं अकेला काम कर रहा हूँ। शुड फील कि एक टीम है जो मिल के काम कर रही है एक डायरेक्शन पे, तो उसको टीम के साथ जोड़िए जितनी जल्द से जल्द हो सके। अगर आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप है तो उस ग्रुप में उसको ऐड कीजिए, है ना। मीटिंग्स वगैरह होती है तो उसको बुलाइए, आप साथ में जूम कॉल कर रहे हो तो उसको उसमें इन्वाइट कीजिए, तो उसको एक बिजनेस का, एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनाइए। देखिए होता क्या है कि जब वो डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ता है तो वो कोई जॉब में नहीं जुड़ा है, वो कोई कंपनी ज्वाइन किया नहीं है, कि कोई ऑफिस नहीं है यहाँ पे कि उसको रोज ऑफिस में जाना है, लोगों से मिलना है, कोई लैपटॉप है, कंप्यूटर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ नहीं है यहाँ पे। जब वो आपके साथ जुड़ता है तो सिर्फ आप दिखते हो उसे, कोई ऑफिस नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, कहीं उसको फिजिकली जाना नहीं है। तो अगर आप उसको इस तरह से हेल्प नहीं करोगे, उसको ग्रुप में शामिल नहीं करोगे, मीटिंग पे नहीं बुलाओगे, कॉन्स पे नहीं बुलाओगे, तो वो अपने आप को अकेला महसूस करेगा, और अगर वो अकेला महसूस करेगा तो वो बहुत जल्दी वो क्विट कर जाएगा, वो छोड़ देगा बिजनेस को। 1-to-1 ट्रेनिंग कीजिए उसके साथ में, प्लानिंग बनाइए, स्ट्रैटेजीज कीजिए, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी उसके साथ में। आपको हैंड होल्ड करना पड़ेगा, आपको कुछ रास्ते उसके साथ चलने पड़ेंगे, यू हैव टू वॉक विथ हिम फॉर सम माइल्स, ठीक है। तब जा करके वो रूट हो पाएगा, वो स्टेबल हो पाएगा, और वो फिर आपके साथ टिकेगा और वो फिर काम करेगा। तो ये ओरिएंटेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स। और ध्यान रहे कि देयर आर नो लाउजी डिस्ट्रीब्यूटर्स, देयर आर ओनली लाउजी स्पॉन्सर्स। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर छोड़ता है, क्विट करता है, तो उसमें गलती उस डिस्ट्रीब्यूटर की शायद कम होती है, ज़्यादा गलती यहाँ पे उसका स्पॉन्सर का होता है कि उसने सही से उसको हैंड होल्ड नहीं किया, उसने सही से उसको गाइड नहीं किया, उसने सही से उसको ओरिएंट नहीं किया। तो देयर आर नो लाउजी डिस्ट्रीब्यूटर्स, देयर आर ओनली लाउजी स्पॉन्सर्स। अभी आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि सर चीज़ तो बहुत बढ़िया है लेकिन पैसे नहीं है मेरे पास, आई एम ब्रोक। तो आपको रुकना नहीं है वहाँ पे। ये एक बड़ी अच्छी लाइन मैंने ली है हज़रत अली से। वो कहते हैं कि किसी भी दोस्त को कमतर न समझना, किसी भी दोस्त को कमतर न समझना, जो पेड़ फल नहीं देता वो छाँव ज़रूर देता है, जो पेड़ फल नहीं देता छाँव ज़रूर देता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी ने कह दिया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप बोलोगे चल ठीक है यार गुड बाय, आप निकल आए, आगे बढ़िए। हर इंसान का अपना एक वार्म मार्केट होता है, उसके भी दोस्त होंगे, उसके भी कलीग्स होंगे, उसके भी रिश्तेदार होंगे, ठीक है। आप उससे बात उनके पास जाइए, आप उनके जो वार्म मार्केट हो उसको आप कैटर करना स्टार्ट कीजिए, उसको पानी देना स्टार्ट कीजिए, उनको डेमो, उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको डेमो देना स्टार्ट कीजिए, उनको प्रेजेंटेशन दीजिए। आप देखिएगा आपको बायर मिलेगा, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल की तरफ से आता हूँ। ये आपने किसी को डेमो दिखाया, उसने कहा कि यार चीज़ तो बहुत दमदार है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है खरीदने के लिए, लेकिन मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं ये काम करना चाहता हूँ, मैं जुड़ना चाहता हूँ आपके साथ। तो फिर आप क्या करोगे? आपने कहा कोई बात नहीं, तो फिर आपको उसको ऐसा ही ट्रीट करना है जैसा कि उसने मशीन ले लिया है। आपको अज्यूम करना है कि उसने मशीन ले लिया है, और वो सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ओरिएंटेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर, वो सारी चीज़ें आपको उसको करनी है। आपको ट्रेन करना है, आपको बेसिक्स बताने हैं, आपको यूट्यूब लिंक्स, लिटरेचर्स, वो सारी चीज़ें जो एक नया डिस्ट्रीब्यूटर के साथ हम करते हैं, आपको बिल्कुल वैसा ही हूबहू ट्रीट करना है उसको भी। और फिर उसको कहना है कि डेमोज रखिए आप। जब वो डेमोज रखना स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर में प्रॉस्पेक्ट्स आएंगे, और यकीन मानिए ऐसा करते करते आपको बायर मिल जाएगा, आपको बायर मिल जाएगा। तो जब आपको बायर मिलता है तो ये जो आपने जिसको डेमो दिखाया था शुरुआत में, जिसने कहा था कि मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं, जब वो देखता है कि उसके नीचे ऑलरेडी बायर तैयार हो चुके हैं, लोग तैयार है खरीदने के लिए, तो हमने मैक्सिमम टाइम ऐसा देखा है कि वो पैसा अरेंज कर लेता है मशीन लेने के लिए और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। और अगर वो नहीं भी कर पाता है तो एक तरीका है जिससे आप जुड़ सकते हो। इसके बारे में ज़्यादा बात यहाँ पे नहीं करूँगा मैं, वो आप अपने अपलाइन से डिस्कस कर सकते हैं। 1 वर्सेस 100 फिलॉसफी ये क्या है? आपने एक मशीन बेचा, ये बेहतर है, या आपने 100 मशीन बेचा, वो बेहतर है। अब आपने एक मशीन बेचा, आपने एक कमीशन लिया एक मशीन का, आपने 100 मशीन बेचा, आपको 100 मशीन का कमीशन आएगा। क्या मतलब है इसका? तो अगर आप कंज्यूमर के हिसाब से मशीन बेचते हो, एक बीमार के हिसाब से मशीन बेचते हो कि यार एक बीमार है, ये मशीन का इस्तेमाल करेगा बीमारियाँ ठीक हो जाएंगी, तो एक मशीन का कमीशन आया, ख़त्म हो गया। लेकिन अगर आप किसी को एज ए बिजनेस बिल्डर ज्वाइन करते हो, तो कल को अगर वो बंदा 6 एज आता है, तो आप जानते हो कि 6 एज आने में 100 मशीनें बेचनी पड़ती हैं कम से कम। तो अगर वो बिजनेस बिल्ड करता है तो ही इज़ गोइंग टू गिव यू 100 सेल्स,
रादर देन वन। तो आपका फोकस हमेशा, आपकी जो नज़र है वो हमेशा बिजनेस बिल्डर्स के ऊपर होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिंगल इंडिविजुअल कस्टमर्स को मशीनें ना बेचें, आप बिल्कुल बेचें, लेकिन ध्यान हमेशा रखिए कि आपको बिजनेस बिल्डर्स ढूंढने हैं जो सीख से जाएं और 100 मशीन बेचें। डेप्थ बिल्डिंग, अभी हम थोड़ा बात करेंगे विड्थ और डेप्थ बिल्डिंग के बारे में। अब डेप्थ बिल्डिंग क्या है? तो आप हो, आपने मशीन बेचा ए को, अब ए के थ्रू से आपने बेचा बी को, और बी के थ्रू से बेचा आपने सी को। तो ए बी सी जो है वो आपका डेप्थ है। और अगर मैं ऊपर की बात करूँ, अगर आप तो ऊपर से अगर आप देखेंगे तो मेरे लेफ्ट एंड राइट साइड में जो बी बी है वो मेरा विड्थ है। तो अगर आप आपके ए को हेल्प करते हो तो आपका बी और सी मोटिवेट नहीं होता है, क्योंकि उसमें उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आप सी को हेल्प करते हो तो उसके ऊपर में जो बी है और ए है वो मोटिवेटेड हो जाते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप ए को हेल्प कर रहे हो, आपके स्ट्रेट वर्टिकल लाइन पे देखिए, अगर आप ए को हेल्प कर रहे हो तो आपका बी और सी मोटिवेट नहीं होता है। लेकिन अगर आप सी को हेल्प करते हो तो बी और ए बाय डिफ़ॉल्ट मोटिवेटेड हो जाते हैं। तो इसीलिए डेप्थ पे काम कीजिए, आपकी डेप्थ में जो टीम है, जो रिक्रूटर्स हैं, उन पे काम कीजिए, उन पे हेल्प कीजिए, एंड ट्रस्ट मी, आपको स्टार्स मिलेंगे, और आपको जो स्टार्स मिलेंगे यही आपको एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन देने वाले हैं। तो ऑलवेज ट्राई एंड गो डीपर एंड डीपर। आपको करीबन 20% समय अपना जो है वो सेल्फ डेवलपमेंट पे देना है, और 80% ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट पे देना है, बिकॉज ये बिजनेस जो है वो टीम बिल्डिंग का है, ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग का है। तो आपको अपना 80% समय टीम बिल्ड करने में लगाना है, और 20% खुद के डेवलपमेंट पे लगाना है। 20% समय आपको अपना विड्थ पे देना है, और 80% समय आपको अपना डेप्थ पे देना है। अब विड्थ और डेप्थ क्या है बताता हूँ आपको। तो विड्थ आपको जो है, जब आप आपके डायरेक्ट रिक्रूट करते हो उसको आप विड्थ कहते हैं, और आपका विड्थ आपको प्रॉफिटेबिलिटी देगा। लेकिन आपका डेप्थ, जो आप अपने डायरेक्ट के नीचे जो लोग डाउनलाइन से आपके आते हैं, वो आपका डेप्थ बनता है, और वो डेप्थ आपको सिक्योरिटी देता है। तो एक अच्छा डेप्थ आपको सिक्योर करेगा, एक विड्थ आपको प्रॉफिटेबिलिटी देगा, और इस दोनों के सही प्रोपोर्शन से आपका एक स्ट्रॉन्ग, स्टेबल, सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन खड़ा होता है। तो आपको विड्थ भी पे भी काम करना है और डेप्थ पे भी काम करना है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि विड्थ पे 20% आपको काम करना है, लेकिन 80% टाइम आपको अपने डेप्थ पे देना है, बिकॉज वहाँ से आपको सिक्योरिटी मिलेगी, वहाँ से आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, और वहाँ से आपको सस्टेनेबिलिटी मिलती है। तो आपको इस प्रोपोर्शन पे काम करना है। ऑलवेज पे योर सेल्फ फर्स्ट, री इन्वेस्ट इन योर बिजनेस। जो भी आपकी इनकम आती है करीबन 10-20% आप वो पैसा खुद पे खर्च करें, खुद के डेवलपमेंट पे खर्च करें, खुद की ट्रेनिंग पे खर्च करें, खुद के कपड़ों पे खर्च करें। जब आप कमाते हो तो आपकी ग्रोथ, आपकी डेवलपमेंट लोगों को भी दिखनी चाहिए। आप अच्छा कपड़ा पहनने लगे हो, आप अच्छी घड़ी पहन रहे हो, आप अच्छा फ़ोन यूज़ कर रहे हो, तो आप जब जहाँ कहीं जाते हो, दोस्तों से मिलते हो, तो वो नोट करते हैं कि यार बंदे में बदलाव आ गया, यार बंदा यार स्मार्ट होता जा रहा है, कपड़े देखो उसके, ड्रेसिंग सेंस देखो, अच्छे जूते अच्छे। तो कहने का मतलब है कि वो आपकी उन्नति उनको दिखनी चाहिए। तो 10-20% खुद पे खर्च कीजिए, आप अपने आप को ग्रूम कीजिए, यू शुड लुक स्मार्ट। यार हम कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं बेच रहे यार, वी आर सेलिंग मेडिकल ग्रेड वाटर आयनाइजर्स विच आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, है ना। तो थोड़ा अपने पे खर्च कीजिए, 10-20% आप अपने लिए खर्च कीजिए, अपने बिजनेस आर्सेनल तैयार कीजिए, है ना। आपके पास जो बिजनेस की सामग्री हैं, जो हमें चीज़ें लगती हैं, डेमो किट है, एनहांसर्स हैं, पेज ड्रॉप्स है, जो भी चीज़ें हैं, विजिटिंग कार्ड है, लीफलेट्स, ब्रोशर्स, ये सब चीज़ों पे खर्च कीजिए। ये सब आपके हथियार हैं, ये आपके आर्म्स एंड एम्यूनिशन हैं। ये इन्वेंट्री बनाना है आपको, आपके पास में टीम है, आपकी टीम आके बोलती है सर मेरे पास पेज ड्रॉप खत्म हो गया है। अरे यार यू आर द कमांडर। अब वो आकर बोलेगी सर हमारे पास गोलियां खत्म हो गई हैं, तो जंग कैसे लड़ेंगे? तो यू विल हैव टू क्रिएट दिस इन्वेंटरी, आप एक लीडरशिप रोल पे आ चुके हो, आपकी टीम के पास कोई भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, आपके पास में स्टॉक होने चाहिए। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको कह रहा हूँ कि आप बहुत सारे सामान खरीद करके रखो, नहीं, लेकिन एक कुछ थोड़ा मोड़ा स्टॉक आपको रखना चाहिए, ताकि आपकी टीम के पास किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप किसी चीज़ की कमी की वजह से आपके आपके डेमोज रुक जाएं, आपकी मीटिंग्स रुक जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऑलवेज पे योरसेल्फ फर्स्ट एंड री इन्वेस्ट इन योर बिजनेस। Please note, the person that shares or gives out most water will personally sell most units. अगर आप पानी बांट रहे हो, पानी शेयर कर रहे हो, तो यकीन कीजिए सबसे ज़्यादा मशीन आप बेच पाओगे। और अगर आपकी टीम सबसे ज़्यादा पानी अगर लोगों में बांट रही है, लोगों को शेयर कर रही है ट्रायल करने के लिए, तो आपकी टीम सबसे ज़्यादा मशीनें बेचेंगी। और जिस भी मीटिंग फंक्शंस में, ऑर्गेनाइजेशंस में
आपकी टीम के सबसे ज़्यादा लोग अगर आ रहे हैं तो आप बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करने जा रहे हो। तो ये चीज़ें ध्यान रखें आप, अगर ये चीज़ें अगर आप कर रहे हैं तो आप बहुत पैसा बनाने वाले आने वाले समय में। और लास्ट में एक छोटा सा एग्जांपल दे करके ये ट्रेनिंग को एंड करूँगा, वो है फोकस। फोकस ऑन योर बिजनेस। याद कीजिए अपना बचपन, जब हम मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर के सूरज की किरणों को रोशनी को हम एकत्रित करते थे और पेपर में पेपर को जलाते थे उससे। याद कीजिए, याद है आपको? आपने भी किया होगा, हम सब ने किया है। तो क्या करते थे बेसिकली, वो सूरज की किरणों को हम एकत्रित करते थे, उसको बिल्कुल कंसंट्रेट करके, और पेपर पे एकदम स्टिल बिना हाथ को हिलाए हुए उस पेपर पे हम फोकस करते थे। और फिर कुछ देर में क्या होता था, पहले वो धुआं निकलता था और बाद में पेपर में आग लग जाती थी। लेकिन अगर आपने हिला दिया तो फिर क्या होगा, फिर से दोबारा करना पड़ता था। तो उसी तरह से आप जो भी बिजनेस कर रहे हो, इस ये जो काम में हम कर रहे हैं, आपको बिल्कुल फोकस के साथ वो काम करना है। ठीक है, बिल्कुल फोकस के साथ काम करना। अगर आपने फोकस हिलाया तो फिर से आपको दोबारा फ्री फोकस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने फोकस के साथ, एनर्जी के साथ अगर आपने काम किया तो सर आग लगा सकते हैं इस बिज़नेस में हम लोग, इतना पावर है इस बिज़नेस में। बस इसके साथ समाप्त करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, मेरी ट्रेनिंग अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।